जल्लाद नजर नहीं आ रहे? आहिस्ता बोल कमबख्त, सुन लिया ना तो तेरा बाप तेरे साथ साथ मेरा भी सर कलम कर देगा। अच्छा है अम्मा, एक दफा ही सर कलम हो जाए। यूं गुट गुट कर ससक कर तो नहीं रहा जाता मुझसे। 2013 में भी ना 1857 की जिंदगी गुजार रहे हैं हम लोग। सुबह इतना जलना कोड़ना सही नहीं होता। चलो आओ और आकर नाश्ता कर लो। राबिया, कितना कॉलेज रह गया तेरा? अब्बा अभी तो पहला सेमेस्टर चल रहा है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि फरंगियों की तालीम हासिल नहीं करनी चाहिए। सुरैया, तेरे कहने पर मैंने राबिया को कॉलेज में दाखिले की इजाजत दी, लेकिन कोई अच्छा रिश्ता आ गया ना तो इन दोनों का निकाह एक साथ पढ़ा दूंगा मैं। ये लो, ये अपने खर्चे के पैसे। अब्बा मेरे पास पैसे हैं, आप रखिए, मुझे आ रही हूँ। अल्लाह हाफिज। या अल्लाह, तू मेरी बेटियों की जिम्मेदारियों से जल्द से जल्द मुझे सबकदोशी अता फरमा। अभी तो इम्तिहान में काफी टाइम है और अभी से इतनी पढ़ाई। अरे कौन कमबख्त पढ़ाई कर रहे हैं? ये देखो डाइजेस्ट है, इतने मजे की कहानियां हैं। हैंडसम हीरो, खूबसूरत हीरोइन मेरी तरह। तुम्हारी वजह से घर में तूफान आते हैं। अब्बा जल्लाद ने देख लिया ना तो बाहर निकलना तुम्हारा सब बंद हो जाएगा। ये कॉलेज वॉलेज सब धरा रह जाएगा तुम्हारा। ओहो, देखी जाएगी। यूं घुट घुट का तो नहीं जिया जाता मुझसे। गजब खुदा का, आज के दौर में हमारे घर में न टीवी है न डीवीडी है। अरे अखबार तक तो है नहीं हमारे घर में कि उसमें नामहरमों की तस्वीरें होती हैं। अल्लाह तेरा शुक्र है। ये लो भाई, मिठाई है, खुद भी खाओ और बच्चियों को भी खिलाओ। खुशखबरी है। कैसी खुशखबरी? मस्जिद के मौज़िन साहब के बेटों से अपनी बच्चियों की बातचीत पक्की कर दी। माशाल्लाह बड़े ही दीनदार और फर्माबरदार बच्चे हैं। अगले जुमे को मस्जिद में सादगी से निकाह होगा और रुखसती कर देंगे। अरे कितना रोएगी, और तुम्हें अपने जल्लाद बाप से तवक्को ही क्या थी? इसे नसीब का लिखा समझ के कबूल कर लो। वैसे भी तुम्हारा बाप औरतों को इंसान समझता ही कब है। अम्मा मेरी पढ़ाई का क्या होगा? मुझे पता था वो कभी तुम्हें पढ़ने नहीं देगा। क्या रिश्ते तलाश किए? मौजिन का बड़ा बेटा कारी रहमतुल्लाह, सादिया के लिए 40 से कम का तो नहीं होगा। अरे तेरी बहन भी तो 26 साल की हो गई है, इसे लड़का तो मिलने से रहा। क्या रिश्ता तलाश किया है सादिया के लिए? मौजिन का बड़ा बेटा, बाप के घर में भी गुर्बत, शादी के बाद भी गुर्बत। अम्मा मैं तो बर्दाश्त कर लूंगी, लेकिन हमारी राबिया, मौजन का छोटा बेटा कारी नेमतुल्लाह, अभी तो वो खुद मदरसे में पढ़ता है। अम्मा हमारी राबिया के लिए तो किसी पायलट या डॉक्टर का रिश्ता भी आ सकता था। बस इसे नसीब का लिखा समझ के कबूल कर लो। अब कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। चार बज गए, ये लड़की अभी तक नहीं आई है। मेरा तो दिल घबरा रहा है। शहर के हालात तो ठीक है ना, कहीं कोई हादसा ना पेश आ गया हो। अब्बा आप मोबाइल रखने की इजाजत तो देते नहीं है। अगर मोबाइल होता तो कम से कम राबिया से बात तो हो जाती। किसी दोस्त का मोबाइल लेकर भी वो बात कर सकती थी, या किसी पीसीओ पर जाकर कॉल कर सकती थी कि अभी तक घर क्यों नहीं पहुंची है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। अब्बा मैं राबिया बात कर रही हूँ। कहाँ है तू? 4 बज गए और अभी तक तू घर नहीं पहुंची है। अब्बा आप बहुत गुस्सा होंगे, चीखेंगे, चिल्लाएंगे, लेकिन फोन पे आप मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। क्या बकती है तू? बता मुझे, कहाँ है तू? आपकी पहुंच से बहुत दूर। कमबख्त बेहया, तू मुझे ये बता तू है कहाँ? अब्बा मैंने कोर्ट मैरिज कर ली है। क्या बकवास कर रही है तू बेशरम? सच को कबूल कीजिए अब्बा, मैंने बहुत सोच समझकर और मजबूरी में ये कदम उठाया। मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगा। अगर तू मेरे सामने होती तो मैं अपने हाथों से तुझे कत्ल कर देता। अब्बा अभी आप बहुत गुस्से में हैं, ठंडे दिल से सोचिएगा। और अब्बा सादिया की जिंदगी बर्बाद मत कीजिएगा।
बकवास मत कर। एक दफा तू मेरे हाथ आ जाए फिर तू देखना मैं तेरा और तेरे शौहर का क्या हशर करता हूँ। मुझे मजीद गुस्ताखी पर मजबूर मत कीजिए अब्बा, वरना मैं पुलिस में रिपोर्ट कर दूंगी। अगर मुझे या मेरे शौहर को कुछ हुआ तो इसके जिम्मेदार आप होंगे। कोई जरूरत नहीं है मुझसे बात करने की, मैं तुझे आफ करता हूँ। आइंदा मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना, कम बखत कहीं की। हुआ क्या आखिर? होता क्या, तुम्हारी शय पर ये सब कुछ हुआ है। वो तुम्हारी बेटी है ना, वो उसने निकाह कर लिया। क्या? तुम्हारे कहने से उसे कॉलेज भिजवाया और कॉलेज जाके उसने ये गुल खिलाए। अब मैं क्या मुंह दिखाऊंगा मोहल्ले वालों को, मैं क्या जवाब दूंगा मस्जिद के मोहसिन साहब को? सुरैया, ये सब तेरी शय की वजह से हुआ है। तूने ही उसको कॉलेज जाने की इजाजत दी थी, इसीलिए मैं लड़कियों की तालीम के सख्त खिलाफ हूँ। अब मैं तो अपनी नजर से ही गिर गया। मैं मोहसिन साहब को क्या जवाब दूंगा, मोहल्ले वालों को क्या मुंह दिखाऊंगा? अगर खुदकुशी हराम ना होती तो मैं अपने हाथों से ही अपनी जान ले लेता। हाफिज इमामुद्दीन तुम ही हो? मैं ही हूँ, मगर आप लोग ऐसे घर में क्यों घुसे आ रहे चले आ रहे? भाई घर में पर्दादार खवातीन है। इमामुद्दीन ड्रामा बंद करो और हमारे साथ थाने चलो। क्यों थाने चलूं? मैंने क्या जुर्म किया है जो मैं थाने चलूं? मासूम तो ऐसे बन रहे हो जैसे तुमने कुछ किया ही नहीं है। तुम्हें एक औरत को हफ्ते भेजा में रखने और उसके ज्यादती करने के इल्जाम में गिरफ्तार किया जाता है। मैंने किसी को हफ्ते भेजा में नहीं रखा है, नहीं मैंने किसी के साथ ज्यादती की है। ये झूठ है सब। थाने आके बात करना। चलो जी चलो। सब गलत है ये पता चल जाएगा तुम्हें, ये सब थाने जाके सब पता चल जाएगा। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के सेक्शन 376 के तहत जना बिल जबर की सजा मौत या 10 से 25 साल तक कैद बामुशक्कत और जुर्माना मुकर्रर है। अम्मा, ये सब क्या हो रहा है? पहले राबिया ने क़यामत ढाई और अब अब्बा। मेरी समझ में तो खुद कुछ नहीं आ रहा। हमने तो हमेशा अपने अल्लाह की रजा के आगे सर झुकाया है। फिर पता नहीं परवरदिगार हमारा ये कैसा इम्तिहान ले रहा है। अम्मा, अब्बा ऐसा कैसे कर सकते हैं? कितने घिनौने इल्जाम में उनको पुलिस गिरफ्तार करके लेके गई है। मैं तो खुद हैरान हूँ। तुम्हारा बाप कितना ही जल्लाद और जालिम सही, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकता किसी औरत के साथ ज्यादती। नहीं सादिया, इमामुद्दीन ऐसा नहीं हो सकता। पुलिस ऐसे ही किसी को गिरफ्तार करके नहीं लेके जाती। अब्बा जैसे लोग ऐसे ही होते हैं। चुप कर बेशरम, कैसा भौतान लगा रही है अपने बाप पर। मैंने तो कभी घर से बाहर कदम ही नहीं निकाला। अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, किससे मदद मांगूं? अम्मा, आप मामू शराफत से बात करें, वही कुछ कर सकते हैं। आमना साहबा, मैंने अपने बहनोई के सिलसिले में आपको कॉल की थी। आप मजबूरों और मजलूमों की मदद करती हैं, खुदारा मेरी मदद कीजिए। ठीक है, सही है, लेकिन ये मामला पहले मैं खुद देखूंगी, फिर ही किसी नतीजे पर पहुंच सकूंगी। पुलिस ऐसे ही तो नहीं किसी पर हाथ डालती ना। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ आमना साहबा कि हाफिज साहब इतना संगीन जुर्म कभी नहीं कर सकते। यकीनन पुलिस को कोई गलतफहमी हुई है या फिर किसी दुश्मन की चाल है। दुश्मन की चाल? जी। आपको शक है किसी पर? शक तो आमना साहबा हमें किसी पर भी नहीं है, मगर हमारी समझ में नहीं आ रहा कि ये मसला आखिर। चलिए देखते हैं इस सिलसिले में क्या किया जा सकता है। मुझे थोड़ा वक्त दरकार होगा। इंस्पेक्टर साहब, हमारे क्लाइंट के खिलाफ लगाए गए इतने बड़े इल्जाम की हकीकत जान सकता हूँ? आसिया नामी खातून के भाई असलम खान ने खुद एफआईआर दर्ज कराई थी। मैंने आसिया को मटन क्वार्टर से बाज़ाब किया है, जहाँ हाफिज इमामुद्दीन ने इसको हमसे भेजा में रखा हुआ था। इसका मेडिकल चेकअप भी करा दिया गया है। वो खातून अब कहाँ है? अपने भाई असलम खान के पास। ठीक है, क्या मैं इमामुद्दीन से मिल सकता हूँ? मिल लीजिए। सेक्शन 344 और सेक्शन 376 का पर्चा कट चुका है। कल हम उसका अदालत में पेश कर देंगे। उसका बचना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन भी है। मुकदमे की कार्रवाई शुरू की जाए। योर ऑनर, कटहरे में खड़ा ये बारिश नूरानी चेहरे वाला शख्स
हाफिज इमाम दीन इंतहाई शर्मनाक जुर्म का मुर्तकिब हुआ है। ये एक हाफिज कुरान है, बज़ाहिर पांच वक्ता नमाजी और इंतहाई दीनदार, लेकिन इसका बातिन उतना ही शर्मनाक और बदतरीन है। इसको एक निशाने इबरत बना देना चाहिए। योर ऑनर, इस शख्स ने एक गरीब खातून जिसका नाम आसिया है, उसको एक मकान में हब्से बेजा में रखा। 3 महीने तक उससे ज्यादती करता रहा ये। योर ऑनर, इसको ऐसी इबरतनाक सजा दी जाए कि आइंदा कोई शख्स ये शराफत का लिबादा ओढ़कर ये शर्मनाक हरकत करने की हिम्मत ना करे। दैट्स ऑल। योर ऑनर, मेरे क्लाइंट हाफिज इमाम दीन पर लगाए गए इल्जामात में 1% भी सच्चाई नहीं है। सर, हाफिज साहब एक शरीफ शहरी हैं, फैमिली वाले इंसान हैं सर। इनकी बीवी बच्चियां हैं, हक हलाल की कमाई खाते हैं, इनकी एक कपड़े की दुकान है। और आज ये बेचारा शरीफ इंसान अदालत में अगर हब्से बेजा और ज़्यादती जैसे संगीन इल्ज़ाम की वजह से कचहरे में खड़ा है तो वो सिर्फ इस वजह से कि मुद्दई असलम खान ने इनके खिलाफ सर एक झूठा केस बनाया है। और सर, ये बात मैं अदालत में प्रूफ भी कर दूंगी। योर ऑनर, मैं मुद्दई असलम खान को कचहरे में बुलवाने की इजाज़त चाहती हूँ। इजाज़त। असलम साहब, आपको कैसे मालूम हुआ कि आपकी बहन मार्टिन क्वार्टर्स में हब्से बेजा में है, और आपका क्या ताल्लुक है हाफिज साहब से? वकील साहबा, इमाम दीन से हमारा कोई ताल्लुक नहीं और ना ही हम इनको जानते हैं। हाँ, आसिया मेरी बहन इनकी दुकान पर अक्सर कपड़े लेने जाती थी और ये उनकी मुस्तकिल ग्राहक थी। लेकिन हाफिज साहब की दुकान पे तो मर्दाना कपड़े बिकते हैं, आसिया क्या करने जाती थी वहाँ? बात यह है कि आसिया मुझसे बहुत प्यार करती है और वो अक्सर इमाम दीन की दुकान पर मेरे लिए शलवार कमीज लाया करती थी। इस दुनिया में हम दोनों बहन भाइयों का और कोई नहीं। हम कस्बा कॉलोनी में रहते हैं। मैं एक फैक्ट्री में काम करता हूँ मैडम, और मेरी बहन आसिया थोड़ी पढ़ी लिखी है। वो एक दवाई की कंपनी में पैकिंग की जॉब करती है। और आज से 3 महीने पहले 30 जुलाई को मैंने आसिया को कॉल की। हेलो भाई। आसिया किधर हो? मैं मार्केट में। अरे पागल, मेरे पास पहले इतने कपड़े जमा है, मुझे मजीद कपड़ों की क्या जरूरत है? भाई, तुम भूल रहे हो कि तुम्हारी सालगिरह आने वाली है और मैं अपने भाई के लिए शॉपिंग नहीं करूंगी क्या? अच्छा, अपने लिए भी कुछ ले लेना। मुझे लड़कियों के कपड़े खरीदने नहीं आते, वैसे भी मैं तेरे लिए आज तक कुछ नहीं ला पाया। हाँ हाँ भाई, तुम बिल्कुल बेफिक्र रहो, मैं अपने भाई के बहुत सारे पैसों की शॉपिंग करूंगी। अच्छा अच्छा, चल ठीक है, कर शॉपिंग। ओके, अल्लाह हाफिज। और मैं शाम को आसिया का इंतजार करता रहा घर पे। रात 11 बज गए, वो घर नहीं पहुंची। मैं बहुत परेशान था जज साहब। मैं उसी वक्त इमाम दीन की दुकान पर गया, उसकी दुकान बंद थी। मैंने सारी रात परेशानी में गुजारी मैडम। मैं सुबह होते ही इमाम दीन की दुकान पे जा रहा था तो वहाँ एक दुकानदार ने मुझे बताया कि इस खबीस इंसान ने मेरी मासूम बहन को जबरदस्ती रिक्शे में बैठा लाया। और मैं जब मालूमात करने के लिए इसके पास गया दुकान पर तो इसने मुझसे झूठ बोला। हाफिज साहब जी, आसिया यहाँ कहीं आई थी? आसिया कल आई थी, लेकिन वो तो कपड़ा लेकर घर चली गई थी। कपड़ा लेकर चली गई थी? मुझे तो किसी ने बताया आसिया आपके साथ कहीं रिक्शे में गई थी। नहीं, दरअसल मुझे भी जल्दी जाना था, तो क्योंकि मेरी बच्चियों के रिश्ते की बातचीत चल रही है तो आसिया ने कहा कि मुझे रिक्शा करवा दें, तो मैंने उनको रिक्शे में बिठा दिया था। क्यों, खैरियत है? कुछ नहीं आसिया। है? अरे क्या हुआ भाई, बताओ तो सही, क्या बात है? क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के सेक्शन 496A के तहत मुजरिमाना नियत से किसी औरत को वरगलाने या उसे भगा कर ले जाने की सजा 1 साल कैद और जुर्माना है, और सेक्शन 365A के तहत किसी औरत को अगवा करके शादी के लिए मजबूर करने की सजा उम्र कैद और जुर्माना है। जज साहब, ये शख्स झूठ बोल रहा है, मैंने इसको यहाँ पहली मर्तबा देखा है। इमाम दीन,
तुम खामोश रहो, अदालत के एहतराम को मलहूज रखो। तुम्हें अपनी सफाई में बोलने का पूरा पूरा मौका दिया जाएगा। आपको ये कैसे पता चला कि आपकी बहन आसिया हाफिज साहब की कैद में है? वकील साहिबा, मैं मुसलसल 3 महीने से अपनी बहन को तलाश कर रहा था। तो मॉडर्न क्वार्टर में मेरा एक दोस्त रहता था, तो उसने मुझे बताया कि तुम्हारी बहन को वहाँ पर एक मौलवी ने बंद करके रखा हुआ है। और जब मैं वहाँ पर गया तो जज साहब, मैंने अपनी बहन को वहाँ तड़पता हुआ देखा। वो रो रही थी, चिल्ला रही थी, और वो ताले के अंदर बंद थी। तुम यहाँ तक कैसे पहुंची? तुम्हें किसने बंद किया? मुझे इस कपड़े वाले हाफिज इमामुद्दीन ने यहाँ कैद करके रखा है। वो तो किसी बहाने से रक्षे के पास लेकर आया था और खुद भी रक्षे में बैठ गया और मुझे यहाँ लाके बंद कर दिया। तू फिक्र मत कर आसिया, मैं अभी पुलिस को लेकर आता हूँ। तू फिक्र मत कर, मैं उस मनुष्य हाफिज को नहीं छोड़ूंगा। तू फिक्र मत कर। फिर मैं भागता हुआ गया और पुलिस को लेकर आया और अपनी बहन को बाजियाब कराया। इसका भी साजिश ने मेरी मासूम बहन को 3 महीने लिबास रखा। इसको सजा मिलनी चाहिए जैसा, इसको सजा मिलनी चाहिए। असलम साहब, कहानी तो बड़ी दर्दनाक सुनाई है आपने, लेकिन कुछ हलक से उतर नहीं रही है। एक जालिम शख्स की जुल्म और ज्यादती को आप कहानी करार दे रही हैं। ये मत भूलिए कि आसिया को पुलिस ने इमाम दीन के घर से ही बाजियाब करवाया था और मेडिकल रिपोर्ट से ये साफ जाहिर हो चुका है कि आसिया के साथ मुसलसल ज्यादती होती रही है। वकील साहब, अपने जज्बात पर काबू रखें, मुझे मेरी जरा मुकम्मल करने दें। असलम साहब, आपकी बहन 30 जुलाई को गुमशुदा हुई थी। 3 महीने तक आपको कोई खबर नहीं, ना आपने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई, और फिर 1 नवंबर को आपने जाके पुलिस को बताया कि आपने अपनी बहन को हाफिज साहब के घर देखा है और खुदारा उसको वहां से छुड़ा लें। 3 महीने तक आपने गुमशुदगी की रिपोर्ट क्यों नहीं दर्ज कराई? वकील साहिबा, आपको तो पता ही है पुलिस का, ये कोई पुलिस काम वाम तो करती नहीं है, और जब भी इनके पास कोई रिपोर्ट लिखवाने जाए तो उल्टे लेने के देने पड़ जाते हैं। ये भी खूब कही आपने। पहले पुलिस पे एतबार नहीं है, इसलिए 3 महीने तक पुलिस की जाके मदद नहीं ली, और फिर बहन जब आपको 3 महीने खुद तलाश करने पर मिल जाती है, घर के बाहर ताला लगाए, हाफिज साहब घर पे मौजूद नहीं है, तो बजाय इसके कि उस वक्त जाके ताला तोड़ के अपनी बहन को खुद वहां से निकाले, फिर आप पुलिस के पास चले गए। उसी पुलिस के पास जिस पे आपको एतबार नहीं। खुद नहीं ताला तोड़ सकते थे, खुद नहीं ला सकते थे बहन को साथ। आमना साहिबा, असलम साहब एक कानून पसंद शहरी हैं और शरीफ शहरी ताले नहीं तोड़ा करते, और वैसे भी अगर ताला तोड़ते हुए इनको कोई देख लेता तो इन पर चोरी का इल्जाम भी लगा सकता था, इसीलिए इनको पुलिस को बुलाना पड़ा। और वैसे भी शरीफ लोग अपनी बहन के खो जाने पर रिपोर्ट नहीं करते, बदनामी के डर से। वाह, क्या लॉजिक है आपकी। अब आपके ख्याल में इनकी बहन की रुसवाई नहीं हो रही? अब अदालत में जना और हब्से बेजा का केस बनाकर क्या उनकी बहन की बदनामी नहीं हो रही? तो क्या लड़की अपनी ज्यादती के खिलाफ आवाज भी नहीं उठा सकती? ये बात नहीं है वकील साहब, बिल्कुल ऐसे सोशल टैबूज के खिलाफ जरूर आवाज उठानी चाहिए, लेकिन यहाँ पर मामला कुछ और है। यहाँ पर इस अदालत में एक झूठा केस बनाकर एक शरीफ इंसान को कचहरे में खड़ा किया गया है। आपके इस शरीफ आदमी की शराफत सबूतों के साथ अदालत में आया हो चुकी है। आपकी सारी बातें अभी सिर्फ इल्जामात हैं, साबित कुछ नहीं हुआ। इनकी शराफत मैं अदालत में साबित कर दूंगी। योर ऑनर, मैं आसिया को कचहरे में बुलवाने की इजाजत चाहती हूँ। इजाजत? जी आसिया, क्या कहानी है आपकी? आपने क्या कहानी की गर्दान लगा रखी है। एक पाक दामन लड़की की इज्जत मजरू हो गई और आपको वो जुल्म कहानी लगता है? वकील साहब, मैं अपनी जिरा कंप्लीट कर लूं प्लीज। आसिया, क्या हुआ था आपके साथ? उस दिन इमामुद्दीन मुझे रक्षा कराने के बहाने मेरे साथ ही चल पड़ा और साथ मेरे रक्षे में बैठ गया। रक्षे वाले से इसकी क्या बात हुई मुझे नहीं पता। रास्ते में इसने मुझे कुछ लड्डू खाने के लिए दिए और कहने लगा कि मेरी बेटियों की बात पक्की हुई है। इसी खुशी में लड्डू में पता नहीं क्या मिला हुआ था। जैसे ही मैंने खाए मैं बेहोश हो गई
और जब मुझे होश आया तो मैंने अपने आप को एक मकान में बंद कमरे में पाया। ये मौलवी साहब, ये आप मुझे कहाँ ले आए? मुझे तो मेरे घर जाना था ना। अब यही तुम्हारा घर है आज, अब तुम्हें यहीं रहना है। नहीं, मुझे मेरे घर जाने दे। मेरा भाई तो परेशान हो रहा होगा। भाई भाइयों का तो काम ही बहनों के लिए परेशान रहना है। देखो, अब तुम मेरी दस्तरस में हो, तुम्हें यहाँ किसी किस्म की कोई तकलीफ नहीं होगी, लेकिन तुम्हें खामोश रहना होगा। और अगर तुमने मेरा हुक्म न माना तो मैं तुम्हारा गला घोंटकर तुम्हारी जान भी ले सकता हूँ और तुम्हारी कब्र इसी मकान में होगी। खुदा के लिए मुझे घर जाने दे, मुझे घर जाने दे। जाने देंगे, जाने देंगे। घर भी चली जाना, ऐसी क्या जल्दी है अभी जाने की? मुझे घर जाने दे। मुझे ताले में बंद रखा जाता था और इसने मुझे कत्ल करने की धमकी भी दी थी कि अगर मैंने कोई आवाज निकाली तो ये मुझे कत्ल कर देगा। इसकी ज्यादती के बाद तो मैं किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रही। अगर इस शख्स को सजा नहीं मिली तो मैं अपनी जान दे दूंगी। खैर रहने दें, आप इतना ड्रामा ना करें इस वक्त। अगर आपने जान देने का इरादा किया होता तो बहुत पहले ही अटेम्प्ट कर चुकी होती। मुझे ये बताएं कि अगर ये आपको बंद करके जाता था, ताले में रखता था, तो आप शोर शराबा तो कर सकती थी ना। इर्द गिर्द आपके हमसाए थे, कोई आपकी आवाज़ सुन के आपको बचाने आ सकता था। फरार होने की भी कभी कोशिश की आपने? ये मुझे कमरे में बंद करके चाहता था और मेरे पाँव में जंजीरें बंधी हुई होती थी। लेकिन जब पुलिस ने आपको बाजियाब किया था तो आपके पाँव में तो कोई जंजीर नहीं बंधी हुई थी। वकील साहबा, कि उस दिन मुझे खुला छोड़कर गया था और उसी दिन मेरा भाई मुझसे मिलने के लिए आया था। बीबी, आपकी मेडिकल रिपोर्ट भी मैंने देखी है, उसमें तो कोई जिक्र नहीं है कि आपके पाँव पे कभी कोई जंजीर बंधी थी। 3 महीने तक अगर आपको जंजीर बंधी होती तो जख्म होता, निशान होता इस बात का। और इसके अलावा आपकी मेडिकल रिपोर्ट में और भी बहुत कुछ लिखा है कि आप प्रेग्नेंट हैं। अगर आपके साथ मुसलसल 3 महीने ज्यादती होती रही है तो फिर तशद्दुद के भी निशानात होने चाहिए थे। तशद्दुद के कोई निशान नहीं पाए गए। इसका मतलब है जो कुछ होता रहा है वो बाहमी रजामंदी के तहत होता रहा है। चलें, आपने ये तो मान लिया ना कि हाफिज इमामदीन ने ज्यादती की है। वकील साहब, अपनी बीवी के साथ रजामंदी से ताल्लुक रखना ज्यादती नहीं कहलाता। ये क्या कहानी बता रही हैं आप? वकील साहब, कहानी तो आप और आपके मुद्दई लेकर आए अदालत में, मैं तो सच बयान कर रही हूँ। योर ऑनर, मेरे क्लाइंट हाफिज इमामदीन साहब को अपनी सफाई में बयान देने का मौका दिया जाए। ऑल राइट, मुझे अपनी सफाई में बयान रिकॉर्ड करवा सकता है। जज साहब, ये दुरुस्त है कि मेरी कपड़े की दुकान है और मस्तूरात भी मेरी दुकान पर आती है, लेकिन मैं हल्फिया कह सकता हूँ कि सामने खड़ी ये लड़की मेरी दुकान पर कभी नहीं आई। हाँ, अलबत्ता मैंने इसको मस्जिद के बाहर भीख मांगते देखा था। सुने मौलवी साहब, मेरी मदद कीजिए प्लीज। मैं बिकारा नहीं हूँ, मुझे मेरी मजबूरियों ने हाथ फैलाने पे मजबूर कर दिया है। जवान लड़की को भीख मांगना जेब नहीं देता। मैं कोई खुशी से भीख नहीं मांग रही हूँ, मेरी मजबूरियों ने मुझे भीख मांगने पे मजबूर किया है। खुदा के लिए मेरी मदद कीजिए। बीबी, ऐसी भी क्या मजबूरी है? मैं एक यतीम लड़की हूँ, मेरी परवरिश यतीम खाने में हुई थी। उन लोगों ने मुझे मैट्रिक करवाया लेकिन मैं फेल हो गई, फिर मेरी शादी कर दी गई। मुझे ज़्यादा पढ़ना लिखना नहीं आता, लेकिन मैं कैसी बदनसीब लड़की हूँ कि शादी के 1 हफ्ते में ही मेरे शौहर का इंतकाल हो गया और ससुराल वालों ने मुझे घर से धक्के मार के बाहर निकाल दिया और अब मैं सड़कों पे भटकती फिरती हूँ और भीख मांगती फिरती हूँ। बस इस लड़की ने अपनी बातों से मुझे शीशे में उतार दिया, मेरा दिल पसीज गया। और सच्ची बात तो यह है कि इसके हुस्न और जवानी ने मेरे दिल में घर कर लिया। मैंने सोचा गरीब और बेसहारा लड़की है, इसको सहारा देकर मैं सवाब कमा सकता हूँ, इसलिए मैंने इससे शादी कर दी।
क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के सेक्शन 177 के तहत अगर कोई शख्स किसी सरकारी मुलाजिम को किसी जुर्म के इर्तिकाब की झूठी खबर देता है तो उसे 2 साल कैद या जुर्माना या दोनों सजाएं दी जा सकती हैं। जज साहब, मुझे क्या खबर थी कि ये लड़की नौटंकी है और मेरे साथ इतना बड़ा फरेब करेगी। मैं तो बस रुस्वा होके रह गया। योर ऑनर, मैं इमामदीन से जिरा की इजाज़त चाहता हूँ। यस, परमिशन ग्रांटेड। तो आप ये कहना चाहते हैं कि आसिया आपकी मनकूहा है? जी हाँ, मैंने उसके लिए मार्टन रोड पर एक मकान किराए पर लिया था और मस्जिद के पेश इमाम मेरे दोस्त मौलाना शौकतुल्लाह ने मेरा और आसिया का उसी मकान में निकाह पढ़ाया था। तो फिर आप उसको ताले में क्यों बंद रखते थे? आसिया ने मुझसे खुद ही कहा था कि जब मैं बाहर जाया करूं तो बाहर से ताला लगा दिया करूं तहफ़्फ़ुज़ की खातिर, और कहती थी कि अकेले में डर लगता है, मैं इसलिए बाहर से ताला लगा कर जाता था। लेकिन मुझे क्या पता था कि ये इस कदर फरेबी लड़की है। तो फिर तो आपके पास निकाहनामा होगा? जी हाँ, निकाहनामा उसी मकान में था जहाँ मैंने आसिया को रखा था। तो क्या आप निकाहनामा अदालत में पेश कर सकते हैं? योर ऑनर, मसला ये है कि मेरे क्लाइंट हाफिज साहब एक सीधे साधे इंसान हैं। इन्होंने अपनी बीवी पर एतबार किया और जो निकाहनामा था वो उसके हवाले कर दिया कि घर पे कहीं संभाल दो। अब जब घर की तलाशी ली गई है सर, तो आसिया और उसके भाई जावेद ने या तो वो कहीं फेंक दिया निकाहनामा या फाड़ दिया है, और हाफिज साहब के पास उसकी और कोई कॉपी भी नहीं है। वो सब तो ठीक है, लेकिन निकाहनामे की कॉपी निकाह ख्वाह के पास भी होती है। जी सर, इनका निकाह मौलाना शौकतुल्लाह ने पढ़ाया था और उनके पास यकीनन इस निकाहनामे की कॉपी भी होगी। और सर, उनको आज हमने अदालत में भी बुलवाया था, लेकिन मालूम नहीं वो अदालत में क्यों नहीं पेश हुए। सर, इनके निकाह के एक गवाह जब्बार साहब वो पिछले हफ्ते इंतकाल कर गए हैं, और दूसरे गवाह मौज़न कारी हमीद साहब थे, वो किसी काम से सरगोदा गए हुए हैं और अभी तक उनसे राब्ता नहीं हो रहा। ये सब झूठी बातें हैं योर ऑनर, निकाह हुआ ही नहीं है। निकाह बिल्कुल हुआ है योर ऑनर, और अगली पेशी पर हम मौलाना शौकतुल्लाह साहब को पेश भी कर देंगे। अच्छा हाफिज साहब, आप ये बताइए कि आपने दूसरी शादी के लिए अपनी पहली ज़ौजा से इजाज़त ली थी क्या? इजाज़त? जी नहीं। इजाज़त नहीं ली थी? जी नहीं। तो अपनी पहली बीवी को मुत्तला तो किया होगा ना कि आप दूसरी शादी कर रहे हैं? जी हाँ, मैंने ये सोचा था कि मैं किसी मुनासिब मौके पर उनको बता दूंगा। हाफिज जी, एक जुर्म का तो इकरार आप कर रहे हैं कि आपने अपनी पहली बीवी से इजाज़त लिए बगैर दूसरा निकाह किया। आपको मालूम है 1961 मुस्लिम फैमिली लॉ के तहत इसकी सज़ा 1 साल कैद और जुर्माना है। वकील साहब, हाफिज साहब की पहली बीवी सुरैया को अपने शौहर के दूसरे निकाह का इल्म हो चुका है और उन्हें इस बात पर कोई एतराज़ नहीं है, लिहाजा आप जिस सज़ा पर इसरार कर रहे हैं उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अदालत, प्रोसिक्यूटर और डिफेंस दोनों को इस बात की तंबीह करती है कि नेक्स्ट हियरिंग में दोनों कंक्रीट एविडेंस के साथ हाजिर हों। योर ऑनर, मेरी अदालत से दरख्वास्त है कि मेरे क्लाइंट को बेल ग्रांट की जाए। योर ऑनर, निकाह की कहानी तो साबित हो ही नहीं है। हाँ, अलबत्ता हब से बेजा का जुर्म साबित हो चुका है, इसलिए इस घिनौने इंसान को बेल पर रिहा करने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। यह अदालत मुल्जिम की जमानत की दरख्वास्त मुस्तरद करते हुए उसे 14 दिन के जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले करने का हुक्म देती है और इस केस की समाअत 15 दिन के लिए मुलतवी की जाती है। द कोर्ट इज एडजर्न्ड फॉर 15 days। योर ऑनर, वकील सफाई अभी तक ऐसा कोई सबूत नहीं ला सकी जो ये साबित कर सके कि इमाम दीन ने आसिया को हब्से बेजा में नहीं रखा और उसे ज्यादती नहीं की, बल्कि वो उसकी मनकूहा थी। आसिया उसी घर से बाजियाब हुई है जो इमाम दीन ने किराए पर लिया था। मेडिकल रिपोर्ट भी ये साबित कर चुकी है कि आसिया के साथ ज्यादती की गई है। इसलिए मैं अदालत से ये दरख्वास्त करता हूं कि सेक्शन 344, 366 और 376 के तहत इमाम दीन को सजा दी जाए, यानी जुर्माना और उम्र कैद।
वकील साहब, इतनी जल्दी भी क्या है? और आपने खुद से ये कैसे फैसला कर लिया कि डिफेंस के पास कोई सबूत ही नहीं है? योर ऑनर, असल किस्सा तो ये है कि आसिया एक बहुत मासूम बेसहारा लड़की बनकर हाफिज साहब के पास गई और हाफिज साहब ने उस पर तरस खाकर उससे निकाह कर लिया। सर, निकाह में आने के बाद एकदम से उसका एक मुबैना भाई भी दरियाफ्त हो गया और फौरन से हाफिज साहब के ऊपर हब्से भेजा और ज़्यादती का इल्ज़ाम भी लगा दिया गया। और सर, इस इल्ज़ाम में कोई हकीकत नहीं है, ये सिर्फ एक साजिश थी। और साजिश ये थी कि एक सीधे साधे हाफिज साहब को ब्लैकमेल किया जाए और इनसे पैसा बटोरा जाए। क्या सबूत है आपके पास इस इल्जाम का? वकील साहब, मैं कोई बात बगैर सबूत के नहीं करती। शहरोज, जरा मुझे शराफत साहब का सेल फोन देना। योर ऑनर, ये सेल फोन हाफिज साहब के साले शराफत साहब का है। सर, 3 दिन पहले असलम खान ने शराफत को फोन किया कि मुझसे मिलना चाह रहा है। शराफत साहब ने मुझे बताया तो मैंने कहा कि इस मीटिंग की गुफ्तगू को रिकॉर्ड कर लीजिएगा। और सर, वो सारी गुफ्तगू इस सेल फोन में रिकॉर्ड है और मैं अदालत को ये गुफ्तगू सुनवाना चाहूंगी। मोबाइल की रिकॉर्डिंग सुनवाई है। शराफत साहब, बात साफ और सीधी है। आपके बहनोई तो बुरी तरह फंस चुके हैं। उन्हें उम्र कैद नहीं तो कम से कम 10 साल की सजा होगी। अब सिर्फ हाफिज जी को सजा होने से मैं ही बचा सकता हूँ। तो ये मेहरबानी कर दीजिए। मेहरबानी? मगर इस मेहरबानी की कीमत होगी। कितनी कीमत लेंगे आप? 20 लाख। 20 लाख? हाँ, 20 लाख रुपए दे दीजिए, हम केस वापसी ले लेंगे और हाफिज जी रहा भी हो जाएंगे। कितने बेगैरत आदमी हैं आप, अपनी बहन की कीमत लगा रहे हैं आप। ये गैरत वगैरत आप जैसे लोगों की चौंचलेबाजी। शराफत साहब, मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं है। अगर सौदा मंजूर है तो हाँ या ना। अगर 20 लाख तो बहुत बड़ी खतीर रकम है, कुछ गुंजाइश पैदा कर लीजिए। हाफिज जी की राय के लिए ये 20 लाख रुपए की रकम कुछ भी नहीं। चलें, मैं 2 लाख रुपए कम कर लेता हूँ, लेकिन 18 लाख से 1 पाई भी कम नहीं करूँगा। अगर ये सौदा मंजूर है तो अगली पेशी से पहले मुझे पैसे दे देना, वरना हाफिज जी की फ्लाइट जेल के लिए रवाना हो जाएगी। ये तो झूठी रिकॉर्डिंग है। नो सर, ये रिकॉर्डिंग झूठी नहीं है और इसको प्रूव करने के लिए मेरे पास एक्सपर्ट्स की रिपोर्ट भी है जो तस्दीक करते हैं कि ये ओरिजिनल रिकॉर्डिंग है। ये सर्टिफिकेट है सर इस रिपोर्ट का। योर ऑनर, इस रिकॉर्डिंग के अलावा भी कुछ इंकशाफात हुए। सर, एक बहुत शर्मनाक बात भी सामने आई कि असलम खान और आसिया असल में बहन भाई हैं ही नहीं। आप क्या कहना चाहती हैं? योर ऑनर, जब असलम खान इतना खुलकर सामने आ गया इस मीटिंग के बाद और इस रिकॉर्डिंग की गुफ्तगू सुनने के बाद, तो मुझे यकीन हो गया कि इन्होंने इस किस्म की गेम कहीं पहले भी खेली होगी। सर, जब इन्होंने पुलिस को अपना हल्फिया बयान दिया था तो उसमें दस्तखत के साथ साथ इन्होंने अपने शनाख्ती कार्ड्स की कॉपीज़ भी अटैच की थी। योर ऑनर, जब आसिया का शनाख्ती कार्ड नादरा से कंफर्म करवाने की कोशिश की गई तो पता चला कि उसका शनाख्ती कार्ड जाली है। और सर, जब हमने असलम खान का शनाख्ती कार्ड नादरा को दिया और उसकी डिटेल्स वेरीफाई करवाई तो मालूम हुआ कि असलम खान की तो कोई बहन है ही नहीं। सर, इस सिलसिले में मैं इंस्पेक्टर दिलावर की बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मेरे शुबहात पर मज़ीद इन्वेस्टिगेशन की और आसिया के फिंगरप्रिंट्स नादरा को भिजवाए गए, जिससे हमें उसका असली शनाख्ती कार्ड और उसकी डिटेल्स पता चल सकी। तो मालूम हुआ सर कि इसका नाम आसिया नहीं बल्कि उज़्मा खान है और उज़्मा खान गुजर खान की रहने वाली है और असलम खान भी गुजर खान का रहने वाला है। और सर, अफसोसनाक और शर्मनाक बात तो ये है कि ये सारी स्कीम, ये सारी साजिश 2 बहन भाइयों ने नहीं चलाई, बल्कि सर उज़्मा खान और असलम खान मियाँ बीवी हैं। और सर, पुलिस को ये जोड़ा मतलूब है। पिछले 4 सालों से ये इसी किस्म की ब्लैकमेलिंग की वारदातें कर रहे हैं। सर, पुलिस के पास इस वक्त इनकी फाइल मौजूद है जिसमें तस्दीक शुदा तमाम डिटेल्स हैं इनकी वारदातों की। तमाम तर सबूत, गवाहों के बयानात और वकला की बहस के बाद अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि दरख्वास्त गुजार ने हाफिज इमाम दीन के खिलाफ जो हब्से बेजा का दावा दायर किया था वो उसे साबित करने में नाकाम रही है।
बल्कि ये तमाम ड्रामा इसलिए रचाया गया कि मुल्जिम इमामदीन से 20 लाख रुपए ऐंठे जाएं और अदालत में जो बहन भाई बनकर जो दो लोग हाजिर हुए वो दरअसल मियां बीवी निकले। लिहाजा उन्होंने इमामदीन के साथ साथ अदालत को भी गुमराह किया और अदालत के साथ भी फ्रॉड किया। लिहाजा ये अदालत इमामदीन को इस केस से बाइज्जत बरी करती है और साजिश मुजरिमाना तैयार करने के सिलसिले में असलम और उसकी बीवी उज़मा को फौरन कमरा अदालत से गिरफ्तार करने का हुक्म देती है। उनको फिल और फौर इसी अदालत से गिरफ्तार किया जाए। इसके साथ साथ अदालत बर्खास्त होती है। द केस इज डिस्पोज्ड ऑफ। कोर्ट नंबर 5 में आज जो केस पेश किया गया, ये वाकया 2009 में कराची में पेश आया था, जब एक औरत ने एक शादीशुदा शख्स से निकाह किया और बाद में ब्लैकमेल करने के लिए उस शख्स पर हब्से बेजा और ज्यादती का मुकदमा दायर कराया। कोर्ट नंबर 5 में अगर आप भी कोई केस पेश करना चाहते हैं तो हमें ईमेल करें court5@sama.tv।